हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू सक्सेस पॉइंट राजस्थान। आ जाओ भाई, सभी भावी शिक्षक और सभी भावी शिक्षिकाओं का स्वागत है आपके अपने ही प्लेटफॉर्म सक्सेस पॉइंट पर। डेली शाम 7 बजे मनोविज्ञान की बेहतरीन और धुआंधार प्रश्नोत्तरी के साथ में साथियों, मैंने आपको कहा था कि एग्जाम तक मैं आपका यानी कि परीक्षा तक मैं आपका मनोविज्ञान का एक भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं जाने दूंगा। बस आपको डेली शाम 30 से 35 मिनट की जो क्लास है उसको अटेंड करना है। चलिए, जो भी विद्यार्थी चैनल पर आज पहली बार विजिट कर रहे हैं उन सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए आज की क्लास का देखो पहला क्वेश्चन साथियों। पहला जो प्रश्न है ये कहना कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, बात हो रही है यहाँ पे आरटीई 2009 की। ठीक है, अध्यापकों के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह जो है वो वर्णित है, यानी कि एक सप्ताह के अंदर अध्यापकों को इस विद्यार्थियों को जो है वो कितने घंटे पढ़ाना है। ठीक है, कितने घंटे जो है वो पढ़ाना है। क्वेश्चन देखो आपका रीट L1 2016, रीट L2 और L2 2011, और ये L1 और L2 के अंदर 2021 के अंदर, और L1 और L2 के अंदर 2022 के अंदर पूछा गया। और यहाँ पे मैं लिखूंगा रीट L1 और L2 2025। क्वेश्चन जो है वो साथियों सीधा छपेगा, क्वेश्चन सीधा जो है वो छपेगा। इस बार भी क्वेश्चन कह रहा है कि आरटीई 2009 में अध्यापकों को एक सप्ताह के अंदर जो है वो कितने घंटे तक पढ़ाना है। ऑप्शन ए देखिए 45 घंटे और तैयारी के घंटे, मतलब 45 घंटे शिक्षण और तैयारी के घंटे जो है वो साथ में, या फिर सिर्फ 45 शिक्षण घंटे, या फिर 40 शिक्षण और तैयारी के घंटे, या फिर 35 शिक्षण और तैयारी के घंटे। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन साथियों, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जिन भी मास्टर और जिन भी मास्टरनियों का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा 45 शिक्षण के घंटे और साथ में जो है वो तैयारी के घंटे। साथियों शिक्षण के घंटे और साथ में तैयारी के घंटे कौन सा, ऑप्शन नंबर ए जिन विद्यार्थियों का है उनका बिल्कुल यहाँ पे से हो जाएगा 45 शिक्षण, और उसे इन 45 जो शिक्षण के घंटे हैं इनके साथ में जो है वो तैयारी के घंटे जो है वो जोड़े गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जिन विद्यार्थियों का आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे से हो जाएगा साथियों अच्छे से रटा मारना। ठीक है, अब देखिए, अब इस क्वेश्चन का तो आपका ए ऑप्शन हो गया सही। ठीक है, अब हम बात करते हैं आरटीई भारत के संदर्भ में और आरटीई राजस्थान के संदर्भ में। साथियों दोनों की तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। ठीक है, भारत और राजस्थान के संदर्भ में। ठीक है, देखो भारत और राजस्थान समझिए, यहाँ से आपकी पिछली जो रीट हुआ था 2023 के अंदर मुख्य परीक्षा, वहाँ उस परीक्षा के अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो आरटीई 2009 और एनसीएफ को लेकर के और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसको लेकर के जो है वो पूछे गए थे। अब देखिए भारत के अंदर आरटीई लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 के अंदर। ठीक है, अप्रैल 2010 के अंदर, यानी कि 1 अप्रैल 2010 के अंदर आरटीई भारत के अंदर लागू हुआ। ठीक है, राजस्थान के अंदर लागू होता है 1 अप्रैल 2011 को साथियों। ठीक है, यानी कि 1 सेकेंड 2011 के अंदर राजस्थान के अंदर आरटीई लागू कब होता है, 1 अप्रैल 2011 को। भारत के अंदर लागू कब होता है, भारत के अंदर लागू होता है 1 अप्रैल 2010 को। अब समझिए यहाँ पे ये जो भारत के अंदर साथियों, भारत का जो आरटीई है यानी कि भारत के संदर्भ में अगर हम देखेंगे तो आरटीई के अंदर कितनी धाराएं हैं, तो वहाँ पे जो धाराएं हैं वो साथियों 7 तो हैं इसके अध्याय, 7 जो हैं वो इसके अध्याय हैं और 39 धाराएं हैं। ठीक है, 7 अध्याय और 39 धाराएं हैं भारत के संदर्भ में। अगर हम यहाँ पे मैं अगर बात करूँ राजस्थान की, तो साथियों राजस्थान के अंदर 10 इसके जो है वो अध्याय हैं, राजस्थान के संदर्भ में 10 अध्याय हैं, और धाराओं की बात करूं तो 29 जो हैं वो धाराएं हैं। ये क्वेश्चन आपका पिछली बार रीट मुख्य परीक्षा के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था कि राजस्थान आरटीई के अंदर साथियों, राजस्थान आरटीई के अंदर कितने अध्याय और कितनी धाराएं हैं। ये क्वेश्चन आपका पिछली बार जो है वो सीधा पूछा गया था। तो राजस्थान देखो, राजस्थान आरटीई यानी कि राइट टू एजुकेशन, उनका जो निःशुल्क और शिक्षा का जो अधिकार है उसके अंदर अपने 10 अध्याय हैं और 29 धारा हैं। ठीक है, और भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो वहाँ पे जो है वो 7 अध्याय हैं और 39 धाराएं हैं। ठीक है, भारत के अंदर 1 अप्रैल 2010 को, राजस्थान के अंदर 1 अप्रैल 2011 को। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको जो है वो ये भी याद रखना है कि किसके अंदर कितनी धाराएं हैं और कितने जो है वो अध्याय हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछली बार जो है वो छप गया था सीधा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जिन भी विद्यार्थियों का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे से हो जाएगा 45 शिक्षण और तैयारी के घंटे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
हाँ जी, अगला जो प्रश्न है ये कह रहा है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के लिए कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है, यानी कि आरटीई राइट टू एजुकेशन को लेकर के कौन सा कथन जो है वो यहाँ पे सत्य नहीं है। ठीक है, देखिए साथियों, ये आपका क्वेश्चन जो है वो रीट 2022 के अंदर, ठीक है, पूछा गया प्रश्न। साथियों, रीट 2022 जो आपका जुलाई के अंदर हुआ था उसके अंदर ही जो है वो पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि आरटीई 2009 को लेकर के कौन सा कथन जो है वो यहाँ पे सत्य नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन एक ना कि 6 से लेकर के 14 वर्ष के प्रत्येक बालक के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, ये बिल्कुल सही है। 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है आरटीई, यानी कि राइट टू एजुकेशन 2009। उसके बाद में ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी कहना कि विद्यालय प्रबंध समिति का प्रावधान बिल्कुल आरटीई की धारा 21, साथियों आरटीई की धारा जो 21 है ये विद्यालय प्रबंध समिति का प्रावधान करती है। आरटीई की धारा कौन सी? आरटीई की धारा 21। ठीक है, आरटीई की धारा जो 21 है ये विद्यालय प्रबंध समिति का प्रावधान करती है। उसके बाद में ऑप्शन सी, प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन बिल्कुल सही है। प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन जो है ये आरटीई 2009 के अंदर कहा गया है। और अध्यापक के लिए प्रति माह सप्ताह न्यूनतम जो है वो 60 घंटे शिक्षण कार्य, तो 60 घंटे नहीं साथियों, कितना है 45 घंटे जो है वो शिक्षण और तैयारी के घंटे, 45 जो है वो शिक्षण और तैयारी के दोनों को मिला करके एक अध्यापक को जो है वो एक सप्ताह के अंदर 45 घंटे जो है वो दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 जिन विद्यार्थियों का आ रहा है, जिन मास्टर और जिन मास्टरनियों का आ रहा है, भाई बिल्कुल यहाँ पे से हो जाएगा अध्यापक के लिए, यानी कि एक अध्यापक के लिए एक सप्ताह के अंदर 45 घंटे जो है पढ़ना है और उसके साथ में जो है वो 45 घंटों के अंदर तैयारी भी करनी है। तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा जिन विद्यार्थियों का आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं आज के अगले क्वेश्चन को लेकर के। प्रत्येक क्वेश्चन अपने आप के अंदर अति महत्वपूर्ण है, इसलिए एक भी क्वेश्चन को साथियों, एक भी प्रश्न को आपको जो है वो स्किप नहीं करना है। और इस क्लास की कंप्लीट पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, थोड़ा क्वेश्चन को कर लेते हैं छोटा ताकि आराम से दिखाई दे। हाँ जी, अब देखिए प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शिक्षा का अधिकार कानून के अंतर्गत नहीं आता है, यानी कि इनमें से कौन सा प्रावधान जो है वो शिक्षा का अधिकार कानून के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, ऑप्शन ए देखिए, 6 से लेकर के 14 वर्ष की हर बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, बिल्कुल सही बात है। 6 से लेकर के 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने का जो है वो अधिकार है, शिक्षा को प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, उसके बाद में हाँ जी, ऑप्शन जो बी है वो कहना कि प्रत्येक निजी विद्यालय को 25% गरीब बच्चों को प्रवेश देना होगा और जिनका शुल्क जो है वो सरकार देगी, यानी कि प्रत्येक प्राइवेट विद्यालय को साथियों प्रत्येक जो है वो प्राइवेट विद्यालय को 25% गरीब बच्चों को जो है वो प्रवेश देना होगा और उसका सारा शुल्क जो है वो देगी कौन? गवर्नमेंट, यानी कि सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपका बी कथन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही है। जो भी प्राइवेट विद्यालय है, जो भी प्राइवेट विद्यालय है उनको 25% गरीब बच्चों को जो है वो एडमिशन देना होगा, उसका सारा भुगतान जो है, सारे फीस वगैरह जो है ये गवर्नमेंट के द्वारा पे किया जाएगा। ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी कहना कि किसी भी विद्यार्थी को प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने का किसी भी कक्षा में रोका नहीं जाएगा, ये बिल्कुल सही है। यानी कि एक विद्यार्थी को आयु के अनुसार साथियों, उसकी जितनी आयु है उसके अनुसार जो है वो कक्षा के अंदर प्रवेश दिया जाएगा। ठीक है, उसकी आयु के अनुसार, यानी कि कोई अगर विद्यार्थी बड़ा हो गया और वह विद्यालय नहीं गया कोई बच्चा, लेकिन उस बच्चे को जो है वो उस आयु के अनुसार कक्षा के अंदर प्रवेश दिया जाएगा। तो आपका कथन जो 3 है वो भी आरटीई को लेकर बिल्कुल सही है कि किसी भी विद्यार्थी को प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने तक किसी भी कक्षा में रोका नहीं जाएगा। उसके बाद में ऑप्शन जो चौथा है ये कहना कि अध्यापक विद्यार्थी का अनुपात 1:25 होना चाहिए। यहाँ समझिए, यहाँ इस 1:25 को साथियों जो है वो ध्यान से समझिए। 1:25 कहता है कि यहाँ पे जो 1:25 है वो 1:25 नहीं होगा, क्या होगा? 1:30 होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो अध्यापक और विद्यार्थी का जो अनुपात है वो साथियों 1:30 होगा। कहने का मतलब है कि कक्षा 1 से 5 तक, ठीक है, कक्षा 1 से 5 तक अगर 30 विद्यार्थी हैं
तो मास्टर होगा एक, यानी कि 30 विद्यार्थियों के ऊपर साथियों एक मास्टर होगा। ये बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक स्तर की, यानी कि कक्षा 1 से 5 तक। अगर 30 बच्चे हैं तो मास्टर होगा एक, और अगर 60 बच्चे हैं तो वहाँ पे जो है वो 2 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कक्षा 6 और 8 की, कक्षा 6 से लेकर के 8 का जो अनुपात है ये साथियों रहता है 35:1, यानी कि 35 टापरों के ऊपर एक जो है वो मास्टर होगा। भाई 35 बच्चों के ऊपर जो है वो एक मास्टर होगा। ये बात हो रही है उच्च प्राथमिक की। अगर आपसे कक्षा 1 से 5 पूछें, प्राथमिक पूछें, तो वो अनुपात होगा 30:1। साथियों प्राथमिक स्तर पर अगर आपसे अनुपात पूछें तो करना है 30:1, यानी कि 30 बच्चों के ऊपर एक अध्यापक होगा। ठीक है, और अगर आपसे पूछें कि 6 से 8 तक, यानी कि कक्षा उच्च प्राथमिक स्तर की अगर बात करें तो करना है 35:1, यानी कि 35 बच्चों के ऊपर जो है वो एक अध्यापक होगा। इन दोनों जो है वो अनुपात को अच्छे से तैयार कर लेना। 30:1 कक्षा 1 से 5 तक, और कक्षा 6 से 8 तक जो अनुपात होगा वो होगा अपना 35:1, यानी कि 35 बच्चों के ऊपर एक मास्टर, और 1 से 5 तक जो है वो 30 बच्चों के ऊपर एक मास्टर होगा। और यहाँ देखो, अब ये तो हो गया अनुपात। अब आपसे क्वेश्चन के अंदर साथियों पिछली बार क्वेश्चन के अंदर कई बार जो है वो संख्या पूछी जाती है सीधी, कि एक विद्यालय के अंदर 200 बच्चे हैं, बताइए वहाँ पे जो है वो कितने अध्यापकों की आवश्यकता है। या फिर पूछेगा कि एक विद्यालय के अंदर 150 बच्चे हैं, या फिर एक विद्यालय के अंदर 120 बच्चे हैं, वहाँ पर बताइए कितने अध्यापकों की आवश्यकता होती है। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं तो होगा 30, मतलब 30 बच्चों पे एक, और अगर उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो रही है तो वहाँ पे जो है वो 35 पर आपको जो है वो एक करना है, यानी कि 35 के हिसाब से आपको एक मास्टर जो है वो जोड़ते जाना है। वो जितनी संख्या वो पूछ रहे हैं उस हिसाब से आपको जो है वो आंसर करके आना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखने को मिली होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का जिन भी विद्यार्थियों का ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे से हो जाएगा अध्यापक और विद्यार्थी का जो अनुपात है वो साथियों 30:1 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, देखो ये क्वेश्चन आपका पिछली बार और उससे भी पिछली बार, यानी कि 2 बार ही आपका जो है वो पूछा गया प्रश्न साथियों। 2 बार आपका जो है ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। हाँ जी, साथियों प्रश्न कह रहा है कि आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक का अनुपात जो है वो कितना होना चाहिए। ये आपके थर्ड ग्रेड के अंदर पूछा है, और वापस जो है वो रीट L1 के अंदर 2021 के अंदर पूछा गया प्रश्न की। यहाँ पे बात नहीं किसकी, यहाँ पे बात हुई सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक विद्यालय की। साथियों यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक विद्यालय, यानी कि कक्षा 1 से 5 तक की बात हो रही है। तो 1 से 5 तक है, जहाँ पर 30 बच्चे होंगे वहाँ पे जो है एक अध्यापक होगा। यानी कि कक्षा, अगर हम प्राथमिक विद्यालय की बात करें तो प्राथमिक विद्यालय के अंदर 30 बच्चों के ऊपर जो है वो एक मास्टर होगा, यानी कि यहाँ पे जो अनुपात रहेगा वो रहेगा 30:1 का। ठीक है, यहाँ पे अपना जो अनुपात है साथियों ये रहेगा 30:1 का। अगर यहीं पर आपसे पूछें कि भाई उच्च प्राथमिक स्तर, साथियों अगर यहाँ पे प्राथमिक की जगह अगर लिखा आता उच्च प्राथमिक, ठीक है, प्राथमिक की जगह साथियों उच्च प्राथमिक लिखा हुआ आता तो वहाँ पे आपको करना है, वहाँ पे आप जो है वो कर देते 35:1। ठीक है भाई, प्राथमिक पूछें तो करना है 30:1, और अगर आपसे उच्च प्राथमिक पूछें तो करना है 35:1। तो जिन भी विद्यार्थियों का यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे से हो जाएगा 30:1। अब देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा हम जो है वो डिटेल्स के अंदर पढ़ने की कोशिश करते हैं, जहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कि आप पिछली बार जो है वो यहाँ से आपके पूछे भी गए थे। ठीक है, अब देखिए कक्षा 1 से 5 तक, ठीक है, कक्षा 1 से 5 तक 1 साल के अंदर कितने घंटे का शिक्षण कार्य जो है वो अनिवार्य है, तो वो है 800 घंटे का। और अगर आपसे दिन पूछें तो करना है 200 दिन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पिछली जो रेट हुई थी उसके अंदर पूछा गया प्रश्न है कि कक्षा 1 से 5 तक शिक्षण के जो कितने घंटे हैं वो निर्धारित हैं, तो ये है अपने 800 घंटे, यानी कि 365 दिन के अंदर साथियों 220 दिन स्कूल चलेगा। 365 में से 220 दिन का स्कूल लगेगा, और उसके अंदर 800 घंटे का शिक्षण कार्य जो है वो करवाया जाएगा कक्षा 1 से लेकर के 5 तक। ठीक है, उच्च यानी कि प्राथमिक पर 800 घंटे, और अगर आपसे दिन पूछे तो करना है 200 दिन। उसके बाद में
यहाँ पे उच्च प्राथमिक स्तर की, साथियों अगर उच्च प्राथमिक स्तर की बात करें तो वो हो जाएगा कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 6 से लेकर के 8 तक, और कक्षा 6 से लेकर के 8 तक जो न्यूनतम घंटे निर्धारित हैं वो है 1000 घंटे, और अगर आपसे दिन पूछें तो करना है 220 दिन। ठीक है, दिनों की संख्या देखो यहाँ पे कक्षा 1 से 5 तक न्यूनतम शिक्षण घंटों की संख्या कितनी है, तो वो है 800, यानी कि कक्षा 1 से 5 तक जो न्यूनतम शिक्षण घंटों की संख्या है वो है 800, और अगर आपसे दिन पूछें तो करना है 200 दिवस, यानी कि 200 दिन तक जो है वो स्कूल चलेगा। उसके बाद में अगर आपसे उच्च प्राथमिक पूछे, यानी कि आपसे कक्षा 6 से 8 को लेकर पूछे, तो 1000 घंटे का तो होगा शिक्षण कार्य। ठीक है, 1000 घंटे तक बच्चों को पढ़ाया जाएगा, और कितने दिन के अंदर 220 दिन तक, न्यूनतम जो है वो 220 दिन तक विद्यालय जो है वो चलेगा 365 में से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 जिन मास्टर और जिन मास्टरनियों का आ रहा है वहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे से हो जाएगा। ये साथियों स्टार लगा देना। ठीक है, और अच्छे से याद कर लेना भाई। ठीक है, एक एक क्वेश्चन अपने आप में अति महत्वपूर्ण है। जितना आप क्लास को टाइम देंगे उतना आप जो है वो पेपर के अंदर बेटर करके आओगे, इस बात की गारंटी है। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है साथियों ये कह रहा है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने गए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से जो हैं वो एक शिक्षक के कार्य नहीं माने गए हैं। ऑप्शन ए देखिए, एक निश्चित समय के अंदर पाठ्यक्रम को पूरा करना। बिल्कुल यहाँ पे सही बात है कि एक निश्चित समय के अंदर जो है वो पाठ्यक्रम पूरा होना चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल एक शिक्षक का कार्य है कि भाई एक निश्चित समय के अंतराल में जो पाठ्यक्रम है उसको पूरा, यानी कि पाठ्यक्रम जो है वो अपना पूरा होना चाहिए। ऑप्शन बी कह रहा है कि शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन देने में व्यस्त रहना चाहिए। विद्यालय के लिए नियमितता बने रखना, बिल्कुल समय पर जो है वो विद्यालय आना, और समय का पाबंद होना जो है वो बिल्कुल जरूरी है। साथियों अध्यापक, एक अध्यापक की यही पहचान होती है कि वो है समय का बड़ा जो है वो पाबंद रहे। ठीक है, विद्यालय जो है समय पर आए। उसके बाद में ऑप्शन 4 है कि हर बालक की अधिगम क्षमता को समझकर उसकी ज़रूरत के अनुसार उन्हें जो है वो अतिरिक्त अवबोध प्रदान कराए, यानी कि अगर कोई बच्चा जो है वो कमज़ोर है कक्षा के अंदर, तो उसको जो है वो अतिरिक्त कार्य दिया जाए, उसको जो है वो यानी कि शिक्षण के अलावा दूसरे बच्चों से हटकर भी उसको जो है वो पढ़ाया जाए। तो ये कहता है RTE 2009। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ऑप्शन बी की, तो ऑप्शन बी कह रहा है कि शिक्षक को खुद व्यक्तिगत ट्यूशन के अंदर व्यक्त रखना चाहिए। साथियों RTE की धारा, RT राइट टू एजुकेशन के तहत, यानी कि RTE की जो धारा कौन सी, RTE की धारा 28 ये कहते हैं कि अगर कोई सरकारी शिक्षक प्राइवेट के अंदर ट्यूशन देता है तो वो जो है वो यानी कि RTE के विरुद्ध है, उसके ऊपर जो है वो नियमित कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये कह रहा है कि शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। RTE की धारा जो है वो 28, RTE की धारा साथियों 28 जो है वो इसका विरोध करती है। आपसे क्वेश्चन सीधा भी पूछा जा सकता है कि RTE की कौन सी धारा जो है वो व्यक्तिगत ट्यूशन का विरोध करती है, तो ये करती है धारा 28। लेकिन आज के समय के अंदर अगर हम देखें तो बहुत बड़े बड़े टीचर जो है वो कोचिंग क्लासेस चला रहे हैं। ठीक है, लेकिन बात ये है कि वो कोचिंग जो संस्थान है वो उनके नाम के ऊपर नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे जो है वो पढ़ा रहे हैं। लेकिन ये बात भी गलत है, क्योंकि धारा 28 ये कहते हैं कि व्यक्तिगत शिक्षक जो है वो खुद व्यक्तिगत ट्यूशन जो है वो नहीं पढ़ाता हुआ पाया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे धारा जो है वो 28, साथियों ये याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, धारा 28 जो है वो इसका क्या करती है, विरोध करती है। आज की क्लास का देखो अगला क्वेश्चन, हाँ जी, अगला साथियों क्वेश्चन है वो कह रहे हैं कि RTE अधिनियम 2009 की धारा 27 के अनुसार शिक्षक को निम्न में से किस कार्य के अंदर नहीं लगाया जाना चाहिए। ये थर्ड ग्रेड के अंदर पूछा है, और वापस आपका L1 2011 और 2012 के अंदर यानी कि 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए ध्यान से समझिए, यानी कि एक शिक्षक के कार्यों का वर्णन जो है ये करती है धारा 27। ठीक है, यानी कि RTE की धारा जो 27 है ये साथियों शिक्षक के कार्यों का वर्णन करती है कि भाई शिक्षक को कौन कौन से काम जो है वो करने हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन एक ना कि 10 वर्षीय जनगणना। अब हम देखते हैं कि जब हमारी जनगणना हुई थी 2011 के अंदर, तो उस समय जो जनगणना की थी वो सारी जनगणना जो है वो शिक्षकों के द्वारा यानी कि टीचर्स के द्वारा ही की गई थी। उसके बाद में
चुनाव कार्यक्रम ना बिल्कुल इलेक्शन के अंदर जो ड्यूटी लगती है वो साथियों हमेशा अध्यापकों की ही लगती है, और जब अगली साल जो है वो आपकी भी लगेगी। उसके बाद में आपदा राहत कार्य ये बिल्कुल सही है, लेकिन पल्स पोलियो अभियान साथियों यहाँ पे अगर मैं चौथे ऑप्शन की बात करूँ, पल्स पोलियो अभियान, तो ये काम जो है वो एक शिक्षक का नहीं है, और इस काम से शिक्षक को उबारा गया है। यानी कि पल्स पोलियो के अंदर, पल्स पोलियो अभियान के अंदर जो है वो शिक्षकों को यानी कि मास्टरों को नहीं लगाया जाएगा। अगर शिक्षक प्लस पोलियो के अंदर लग जाएंगे तो साथियों बच्चों को कौन स्कूल के अंदर जो है वो पढ़ाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पे कह रहा है कि पल्स पोलियो अभियान के अंदर शिक्षकों को शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी जिन मास्टर और जिन मास्टरियों का आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे से हो जाएगा पल्स पोलियो अभियान। चलिए नेक्स्ट देखिए। देखो ये है आरटीई की धारा 27। ठीक है, आरटीई की धारा को एक बार आरटीई की धारा जो 27 है उसको समझने की कोशिश कीजिए। आरटीई की धारा कहनी है कि गैर शैक्षिक प्रयोजनों के लिए शिक्षकों को अभियोजित किए जाने का प्रतिषेध, किसी शिक्षक को 10 वर्षीय जनगणना में लगाया जाएगा, आपदा राहत कार्यों के अंदर लगाया जाएगा, और यथास्थिति स्थानीय प्राधिकारी या फिर राज्य विधानमंडलों या संसद के निर्वाचनों से संबंधित कर्तव्यों से भिन्न किसी गैर शैक्षिक प्रयोजनों के लिए अभिनियोजित नहीं किया जाएगा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक तो जो है वो अकाल और राहत कार्य उसके लिए, एक अपने जनगणना के लिए, और एक जो है वो वोटिंग के लिए यानी कि इलेक्शन के लिए। इन 3 काम के अलावा शिक्षक को अन्य कामों के अंदर नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, हाँ जी। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन साथियों ये कह रहा कि अगर अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित सीटों के लिए समुचित मात्रा के अंदर आवेदन प्राप्त न हो तो ये किस वर्ग से भरा जा सकता है। ये आपके 3rd ग्रेड के अंदर पूछा गया प्रश्न 2023 के अंदर। कहने का मतलब ये कि एक विद्यालय के अंदर जितनी अनुसूचित जाति वर्ग की सीट है, ठीक है, अब वो आरक्षित है यानी कि खाली है। ठीक है, तो वहाँ पर जो है वो किसको मतलब किस जाति से उसको जो है किस जाति वर्ग से उसको जो है वो भरा जा सकता है। तो ये भरेंगे किस जाति से, अनुसूचित जनजाति से। ठीक है, इसको जो है साथियों अनुसूचित जनजाति के द्वारा भरा जा सकता है। तो जिन भी विद्यार्थियों का ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे से होगा अनुसूचित जनजाति के द्वारा उसको जो है वो भरा जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, और ये अपनी आज की क्लास का अगला क्वेश्चन भाई, और ये भी आपके 3rd ग्रेड के अंदर साथियों पूछा गया प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन जो है वो आपके 3rd ग्रेड एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि 25% आरक्षित सीटों में से सीट अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए अतिरिक्त, यानी कि देखो 25% क्या है आरक्षित सीटें हैं, 25% जो है ये साथियों आरक्षित सीटें हैं। ठीक है, इन आरक्षित सीटों में से, ठीक है, इन रिजर्वेशन में से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इसके अलावा असुविधाग्रस्त समूह वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित की गई है। यानी कि इसके अलावा कितनी ऐसी सीटें हैं, इनकी कितने % ऐसी सीटें हैं जिनको असुविधाग्रस्त यानी कि समूह वाले बच्चों के लिए आरक्षित की गई है। तो ये की गई है 16%। साथियों कितनी की गई है, 16% की गई है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 जिन विद्यार्थियों का आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे से होगा साथियों 16% की गई है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल जिन विद्यार्थियों का है उनका बिल्कुल यहाँ पे से होगा 16%। अगला देखिए, हाँ जी, अब आ गई है अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए किसने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 से लेकर के 18 वर्ष के बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नया शैक्षिक और पाठ्यचर्या पुनर्गठन जो है वो किया गया है। ये आपके हेड मास्टर के अंदर और 3rd ग्रेड हिंदी के अंदर जो है वो पूछा गया प्रश्न, पिछली बार जो है वो पूछा भी गया था। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या होगा। ठीक है, सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। साथियों नई जो शिक्षा नीति बनी थी, ठीक है, वो अपनी बनी थी NEP 2020 के अंदर। अब देखिए यहाँ पे 3 से 18 वर्ष के लिए बच्चों के लिए जो है वो ग्रुप का डिवाइडेशन किया गया। ठीक है, सबसे पहले 3 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनका एक ग्रुप है, 3 वर्ष से लेकर के यानी कि पहला जो ग्रुप है वो बनेगा 5 वर्ष का। तो यानी कि पहला जो ग्रुप है ये बन जाएगा 3 वर्ष से लेकर के 8 वर्ष तक। ठीक है, तो ये हो गया 5।
ठीक है। उसके बाद में 8 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक के बच्चे यानी कि 3 वर्ष का समूह। उसके बाद में 11 से लेकर के 14 वर्ष का समूह, तो ये बन गया 3 वर्ष। और उसके बाद में 14 वर्ष से लेकर के यहाँ पे 14 वर्ष से लेकर के फिर इनकी 18 तक, तो ये भी बन गया 14 से 18 यानी कि ये भी बन गया 3 वर्ष का। तो इस प्रकार से पहला समूह 5 वर्ष का, सेकंड 3 का, थर्ड 3 का और चौथा जो है वो 4 का। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे से हो जाएगा। पहला ग्रुप 5 वर्ष का, सेकंड ग्रुप 3 का, थर्ड भी 3 का और चौथा जो है वो 4 वर्ष का। देखो सबसे तो ये आपका इस क्वेश्चन का आपका 4 नंबर ऑप्शन है। जिन विद्यार्थियों का आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे से होगा 5, फिर 3 3 और उसके बाद में 4। ठीक है, ऐसे याद रखना 53 34 53 34। उसके बाद में देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति साथियों 2020 की। तो सबसे जो पहली शिक्षा नीति है, सबसे पहली शिक्षा नीति, ठीक है, कब बनी थी? ये अपने बनी थी 1968 के अंदर। ठीक है, सबसे पहली साथियों जो शिक्षा नीति बनी थी ये बनी थी 1968 में। उसके बाद में दूसरी जो बनी थी साथियों, दूसरी जो शिक्षा नीति है ये बनी थी 1986 के अंदर। ठीक है, दूसरी कब बनी भाई? दूसरी बनी थी 1986 के अंदर। ठीक है, अब वर्तमान के अंदर जो शिक्षा नीति है साथियों ये है तीसरे नंबर की। ठीक है, वर्तमान के अंदर जो शिक्षा नीति है ये है तीसरे नंबर की और ये बनी है 2020 के अंदर। ठीक है, ये जो है साथियों ये 2020 के अंदर बनी है। तो अगर आपसे पूछें कि भारत की पहली शिक्षा नीति जो है वो कब बनी, तो ये बनी थी 1968 के अंदर। भारत की पहली यानी कि सबसे पहली जो शिक्षा नीति है ये कब बनी? 1968 में। ठीक है, अगर आपसे पूछें कि सेकंड कब बनी यानी कि दूसरी शिक्षा नीति जो है ये कब बनी थी, तो ये बनी थी 1986 के अंदर। अगर आपसे पूछें कि तीसरी शिक्षा नीति जो है वो कब बनी, तो ये बनी है 2020 के अंदर, जो नवीनतम है इनकी वर्तमान के अंदर चल रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका डी चौथा सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला साथियों जो प्रश्न है ये कहना कि भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष जो है वो की गई थी? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो पहली बनी थी 1968 में, 1968 में पहली, 1986 के अंदर दूसरी और वर्तमान के अंदर 2020 के अंदर साथियों 2020 के अंदर जो है वो बनी थी तीसरी। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कौन सी? यहाँ पर आपसे पूछा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति दूसरी, तो ये बनी थी 1986 के अंदर। जिन भी विद्यार्थियों का ऑप्शन नंबर 3 आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे से होगा ये बनी थी दूसरी 1986 के अंदर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए साथियों प्रश्न कह रहा है कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर पर जो है वो बांटा गया है? ये देखो आयु के अनुसार स्कूली शिक्षा को कितने भागों के अंदर बांटा गया है? तो ये साथियों बांटा गया कितने भागों के अंदर? ये अपने बांटा गया है 4 स्तरों के अंदर। ठीक है, सबसे पहले 5, फिर 3 और उसके बाद में 4। तो इस प्रकार से 5 3 3 और 4 के समूह के अंदर बांटा गया है। तो आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है वो सही हो जाएगा चौथा, यानी कि 4 स्तरों के आधार पर जो है वो बांटा गया है। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है साथियों ये कह रहा है कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक के विद्यालयों के लिए शिक्षा का माध्यम जो है वो निम्न में से किससे रखा गया है? ये आपके थर्ड ग्रेड के अंदर पूछा गया प्रश्न रीट के अंदर। किसी ने कह रहा है कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का माध्यम जो है वो कौन सी भाषा होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए मातृभाषा या फिर स्थानीय भाषा। तो इस क्वेश्चन का जिन भी विद्यार्थियों का ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे से हो जाएगा मातृभाषा या फिर स्थानीय भाषा को जो है वो इसका माध्यम जो है वो मीडियम जो है वो रखा गया है। ठीक है, तो जिन भी विद्यार्थियों का ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला जो प्रश्न है साथियों ये कहना कि नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो कौन सा है? सबसे पहले नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का जो पहला राज्य है ये तो है कर्नाटक। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि 22 जुलाई बात हो रही है किसकी? 12 जुलाई 2022 को नवीनतम शिक्षा नीति जारी की थी उत्तराखंड के द्वारा। ठीक है, नवीनतम शिक्षा नीति को जारी करने वाला राज्य कौन सा बना? उत्तराखंड बना था 12 जुलाई 2022 को। उसके बाद में आ गया तमिलनाडु, और उसके बाद में जो है वो आता है कर्नाटक। तो वर्तमान के अंदर अगर बात करें तो जो है वो उस समय
कर्नाटक जो है वो तीसरे नंबर पे चला गया, पहले पे उत्तराखंड आ गया 12 जुलाई 2022 को, उसके बाद में तमिलनाडु, उसके बाद में कर्नाटक। यहाँ पे देख लेते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या। क्वेश्चन कह रहा है कि वह क्या है कि 12 जुलाई 2022 को उत्तराखंड केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने का प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना। ज्ञातव्य बात यह है कि नई शिक्षा नीति घोषणा 2020 में वक्त कर्नाटक इसे लागू करने वाला देश का पहला राज्य था, किंतु बाद में जो है तमिलनाडु आ गए, तो बाद में कर्नाटक जो है वो तीसरे नंबर पे चला गया। ठीक है, तीसरा राज्य बन गया। तो ये थी इस क्वेश्चन की व्याख्या। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला जो प्रश्न साथियों ये कह रहा कि NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, 2020 के अनुसार ECCE का फुल फॉर्म जो है वो क्या है, इनकी पूर्ण रूप जो है वो क्या है। ये आपकी साइंस मैथ का क्वेश्चन है, तो 2023 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, देखो ECC और E ये हो गया। अब देखो इस E का मतलब है अर्ली, EARLY, ठीक है, अर्ली। इस C का मतलब है चाइल्ड, ठीक है, अंग्रेजी में चाइल्ड। इस C का मतलब है केयर, CARE केयर, और S का मतलब है एजुकेशन। ठीक है, तो ये हो गया अर्ली यानी कि जल्दी, जल्दी को बोलेंगे प्रारंभिक। ठीक है, चाइल्ड यानी कि बाल्यावस्था, केयर मतलब देखभाल, और एजुकेशन मतलब शिक्षा। तो जिन विद्यार्थियों का ऑप्शन ए है उनका बिल्कुल यहाँ पे से होगा ICCE यानी कि अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन, अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे से होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, और यह है आज की क्लास का अपना अगला क्वेश्चन। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा इंटरेस्ट को लेकर के जो है वो सत्य नहीं है, यानी कि ट्रू नहीं है। रुचियाँ जन्मजात और अर्जित दोनों होती है। रुचियाँ समय के अनुसार बदलती रहती हैं, बिल्कुल। रुचियाँ योग्यताओं और अभिक्षमता से संबंधित नहीं होती है, ये नहीं होती है। ठीक है, रुचियाँ योग्यताओं और अभिक्षमता नहीं होती है। रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण और अभिकर्षण प्रतिबंध नहीं है, ये ऑप्शन नंबर आपका चौथा। रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण और विकर्षण के प्रतिबंध नहीं है, ये आपका सत्य नहीं है, क्योंकि ये आकर्षण और विकर्षण के प्रतिबिंब होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पे सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये कहना कि रुचि के संप्रत्यय के 3 मुख्य पक्ष जो हैं वो कौन से, तो ये हैं ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक। ठीक है, ये हो गए अपने ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक। जिन विद्यार्थियों का ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक। ये रुचि के संप्रत्यय। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि निम्न मनोवैज्ञानिकों में से कौन बाल विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। ये आपके L2 2022 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित मनोवैज्ञानिकों में से कौन से बाल विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। जीन पियाजे हैं, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, इब्राहिम मैस्लो नहीं है, अल्बर्ट बांडूरा सामाजिक विकास सिद्धांत, और लेव वाइगोत्स्की भी हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, इब्राहिम मैस्लो। ये साथियों चाइल्ड डेवलपमेंट के थ्योरी से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो जिन विद्यार्थियों का ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि मैस्लो के सिद्धांत के अनुसार अभिकल्पित उच्चतम आवश्यकता क्या है। अभिकल्पित उच्च आवश्यकता क्या है, तो ये हो जाएगी क्या, आत्मसिद्धि। ठीक है, ये जो है वो आत्मसिद्धि हो जाएगी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 जिन विद्यार्थियों का है उनका बिल्कुल यहाँ पे से हो जाएगा मैस्लो के अनुसार अभिकल्पित उच्चतम की आवश्यकता है क्या, आत्मसिद्धि। चलो नेक्स्ट, और ये है आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, और इसका आंसर सभी विद्यार्थियों को कमेंट करके बताना है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है। ठीक है, मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को क्या कहा जाता है। आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत, शारीरिक सिद्धांत, दृढ़ इच्छा शक्ति सिद्धांत, या फिर अंतर्नोद का सिद्धांत। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी मास्टर और सभी मास्टरनियाँ कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं कल शाम 7 बजे एक नई क्लास में, लेकिन उससे पहले कल सुबह सेक्शन विधियों की एक मैराथन क्लास आएगी। सभी विद्यार्थी इस क्लास को अटेंड करेंगे। सभी विद्यार्थी इस क्लास को अटेंड करना ना भूलें। संपूर्ण शिक्षण विधियों के बारे में कंप्लीटली व्याख्या सहित जो है वो चर्चा करेंगे। मिलते हैं एक कल नई क्लास में कल सुबह। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।